हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक और क्लास 10 साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व। ठीक है, लेकिन आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से, उल्टा चलेंगे। पहले फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो सेक्शन सी से। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो आपके सामने बेटा एक डायग्राम मुझे दे रखी है। प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, while looking at the above diagram, Nalini concluded the following: image of the object will be virtual one। तो यहाँ देखो बेटा, ये तो कनकेव मिरर है, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे। और ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करता है। ठीक है, और जो लाइन बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो पाथ अपना रिट्रेस करती है। तो आपको बेटा कुछ रूल्स जो है वो याद होने चाहिए, और रे डायग्राम बनाना जितने भी हैं कनकेव मिरर लेंसेज की अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको बेटा याद हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाला केस, तो उस केस में आपकी जो इमेज बनती है बेटा वो बनती है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। और कहाँ पे बनती है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनती है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन से ऑप्शन ठीक है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो बिल्कुल ठीक है। इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा बेटा। और ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये भी ठीक है। तो मतलब ऑप्शन 2, 3 और 4, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल हैपन इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड के अंदर आप क्या करोगे, एक सॉफ्ट आयरन बार जो है वो प्लेस कर दोगे तो क्या होगा? अगर आपको बेटा याद हो, सोलेनोइड के बीच में अगर आप क्या करते हो, सॉफ्ट आयरन बार जो है या फिर आयरन बार डाल देते हो, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आती है, आराम से आंसर दे पाओगे बेटा। बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल नहीं। बार जो होगा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी है बेटा। बार विल बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, बिल्कुल नहीं। और बार जो होगा वो विल नॉट बी इफेक्टेड बाय एनिमीज, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32। असर्शन रीजन है, एक कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। आपने क्या किया, कंपास नीडल को रख दिया करंट कैरिंग वायर के पास। डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल का वो कम होना शुरू हो जाएगा जब करंट आप बढ़ाओगे, बिल्कुल गलत है बेटा, करंट बढ़ाने से वो बढ़ता है। रीजन, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज और इंक्रीज इन द करंट, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें बेटा आपका असर्शन गलत है, लेकिन रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन जो है वो डी आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे, सॉरी पहले 33 भी है। एज सोल्डरिंग आयरन हैज एन अर्थ कनेक्शन, एक आयरन है बेटा, उसका अर्थ कनेक्शन दिया हुआ है। एक्सप्लेन करिए कि कैसे जो अर्थ कनेक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है यूजर को। यूजर को कैसे बचाएगा? देखो बेटा, अर्थ जो है वो लो रेजिस्टेंस का पाथ जो है वो आपको देगी। अर्थ क्या करेगी बेटा? आपको हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करेगी। उससे क्या होगा बेटा, जो आपका करंट होगा वो कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चल जाएगा, और आप शॉक से सेव हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 33 था। 33, तो इससे क्या होगा बेटा, अर्थ जो है इसमें क्या क्या लिखना है आपने? अर्थ आपको क्या देगी? लो रेजिस्टेंस पाथ, प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आपका बेटा इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए क्या देगा? वो लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा। और आपको क्या होगा? एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ शॉक, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, उससे आप बच जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा। डायग्राम मुझे यहाँ पे एक दे रखा है, उसके बाद में कुछ पूछा गया। above figure show the information of image by lens shown by thick line। लेंस को लाइन से रिप्रेजेंट किया गया बेटा, ये लेकिन ये लेंस है। एनालाइज द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किस तरह का ये लेंस जो था वो इस्तेमाल किया गया? तो बेटा साफ दिख रहा है, ये जो लेंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे वो है कन्वर्जिंग लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। अगर आपने अच्छे से इमेज फॉर्मेशन याद है तो आपको डायग्राम से दिख जाएगा बेटा। आगे बोला गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब ये कन्वेक्स लेंस है बेटा, तो इस केस में
जो इमेज का नेचर है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 34। लेंस कौन सा था बेटा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, तो कैसी इमेज बनती है बेटा इसमें? वर्चुअल, इरेक्ट भी रहेगा एंड मैग्नीफाइड, ठीक है जी, क्लियर है। आगे पूछेगा इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज जो है बेटा वो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनी है एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना डबल है, तो देन वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखा गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, जो मुझे गिवन था सारा लिख लेते हैं। इमेज का डिस्टेंस कितना है बेटा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। वर्चुअल में यहाँ बन रही है लेफ्ट साइड, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा नेगेटिव साइन आएगा। उसके अलावा बेटा ये बोला गया यहाँ पे कि इमेज जो है वो ट्वाइस है साइज में एज ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मुझे मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है बेटा? 2 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैग्निफिकेशन जो होती है बेटा किसके बराबर होती है? v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशन 2 आ गई, v माइनस 30 और यहाँ पे क्या आ गया? u आ गया, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो u इज इक्वल टू माइनस 30 बाई 2, तो आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा है बेटा? माइनस 15, मतलब 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ दिस लेंस, ठीक है। और पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन करिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मटेरियल का वो हमेशा 1 से बड़ा क्यों होता है। तो इसका रीजन देखिए बेटा क्या है। आर पार्ट में जो पूछा गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो बेटा, ये वाली जो स्पीड है हमेशा कम होती है एयर वाली स्पीड से, तो डिनोमिनेटर जो है इसका वो कम है न्यूमरेटर से, तो इसलिए मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा? इसलिए बेटा ऑलवेज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा ही आएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इन द फिगर बिलो, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। लाइट रे है वो ट्रेवल करता है एयर से, इस सेमी सर्कुलर बाउंड्री में आता है प्लास्टिक ब्लॉक के। गिव ए रीजन, एक रीजन बताइए क्यों जो रे है उसने डेविएट नहीं किया सेमी सर्कुलर बाउंड्री में ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक, है ना। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये रे ऑफ लाइट सीधी निकल गई, इसकी डेविएशन नहीं हुई, इसका रीजन क्या है? अब अगर ये डिवेट नहीं हुआ तो बेटा स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है, मतलब एन। अगर यहाँ पे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई भी डिविएशन नहीं होगी। तो अगर डिविएशन नहीं हुई है बेटा तो इसका मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या रहा है? 0 रहा है, यही इसका रीजन था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन जो है उसका बेटा इलेक्ट्रिक मोटर हैज एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक वॉशिंग मशीन है बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी है, इलेक्ट्रिक हीटर भी है। हीटर का रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है, मेन वोल्टेज दे रखी है। तो सबसे पहले पूछा गया था बेटा एक रिलेशन बताइए जो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में हो। बड़ा आसान सा काम था बेटा, वो था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। आगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। पार्ट 2 में पूछा गया शो दैट द करंट इन द हीटर इज लेस देन 10 एम्पियर, की करंट जो है हीटर में 10 एम्पियर से कम है जब वो काम करता है। तो यहाँ देखो बेटा करंट किस बराबर है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज मेरे पास 220 का है, रेजिस्टेंस कितना है? 28 का है। कट करेंगे 14 से 110, 7 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया मेरे पास? 2 5 से 10, 55 आ गया। अगर डिवाइड करूंगा 7 8 56 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि करंट जो है 10 एम्पियर से कम है, तो 10 एम्पियर से कम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। ए पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट नियर देन 75 सेंटीमीटर। एक बंदा जो है वो 75 सेंटीमीटर से नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, लेकिन दूर का वो आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। उसका मतलब उसका नियर वाला विजन जो है वो
खराब हो गया। इसको कहते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। दूर का अच्छे से दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है जिससे वो परेशान है बेटा, तो यहाँ देखिए 36 पार्ट ए। तो ये कौन सा बेटा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है। फिर क्या पूछा गया बेटा पार्ट बी में, दो कॉज लिखिए इस डिफेक्ट ऑफ विजन के। तो यहाँ पे देखो बेटा दो कॉज क्या है। पहला कॉज क्या होता है बेटा, आई बॉल जो है इज टू शॉर्ट, वो ज्यादा छोटा हो चुका है, ठीक है। और दूसरा कॉज क्या रहता है बेटा इसका, कि जो लेंस है या फिर कॉर्निया जो है वो फ्लैट हो चुका है। तो इसे लिखेंगे बेटा लेंस और कॉर्निया इज टू फ्लैट, ठीक है। जिससे क्या होता है आपकी लाइट रे जो है वो फोकस हो रही है बिहाइंड दी रेटिना। फिर बोला गया हाउ कैन इट बी करेक्टेड, तो इसको ठीक कैसे करना है बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस लगाने पड़ते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसकी मदद से हम इसे ठीक करेंगे। पार्ट डी में पूछा गया रे डायग्राम बनाइए डिफेक्टिव है करेक्टेड है इसकी, ठीक है। तो यहाँ मैं बना के दिखाऊंगा नहीं, वो तो आप सबको आती ही होगी बेटा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है बच्चों, ए नाइक्रोम वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है उसको बैटरी से कनेक्ट किया और फिर उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। जब करंट फ्लो किया तो वायर जो थी वो गर्म होगी और ग्लो होना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद में बोला गया बेटा कुछ ऑब्जर्वेशन है कि वायर हीट अप एंड ग्लो रेड व्हेन करंट पासिस। फिर वायर जो था उस पर फोर्स लगा और वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया जब उसमें से करंट जो है वो ऑन किया। एक्सप्लेन करिए कि नाइक्रोम वायर जो थी हीट अप एंड करंट फ्लो, जब करंट फ्लो किया तो हीट अप क्यों होगी। फिर बोला गया कि जो वायर थी वो अपवर्ड क्यों मूव की जब उसमें करंट पास किया गया। अब यहाँ देखो बेटा ये आ गया 37 का पार्ट 1। पहले ये पूछा गया कि वायर हीट अप क्यों हुई और रेड ग्लो क्यों हुई जब उसमें से सॉरी कि नाइक्रोम वायर जो है हीट अप व्हेन करंट फ्लो, वो क्यों गर्म होगी जब करंट फ्लो किया। उसका रीजन क्या है बेटा, हाई रेजिस्टेंस, कि नाइक्रोम वायर जो है उसका रेजिस्टेंस बड़ा ज्यादा हाई रहता है। और जब करंट फ्लो करता है बेटा तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फॉर्मूला कहता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब क्या होगा बेटा, हाई रेजिस्टेंस था, ज्यादा हीट पैदा हुई और जो ज्यादा हीट थी उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, हाई टेम्परेचर बढ़ गया, उससे क्या हुआ ग्लो करना शुरू हो गई। हाई टेम्परेचर कॉज ग्लोइंग, ठीक है। क्लियर है। फिर पूछा गया बेटा कि वायर जो थी उसमें अपवर्ड मूवमेंट क्यों हुई। अब यहाँ देखो बेटा वायर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर ऐसे लिख लीजिए, करंट कैरिंग वायर जो होता है उसे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उस पे इट एक्सपीरियंस फोर्स, उस पे फोर्स लगता है, एट इट एक्सपीरियंस फोर्स। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसके मुताबिक बेटे उसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ बन रही है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए मैन नोटिस्ड ए पावर कट इन वन ऑफ द रूम, एक बंदे ने क्या नोटिस किया, किसी एक रूम में पावर कट हो गया। जब उसने चेक किया तो उसने क्या देखा कि जो फ्यूज है वो पिघल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। हिज फादर, उसके पिता ने एक्सप्लेन किया, दिस हैपेंड बिकॉज टू मेनी डिवाइसेस वर कनेक्टेड विद सिंगल सॉकेट। ये इसलिए हुआ क्योंकि बड़ी सारी डिवाइसेस एक ही सॉकेट के साथ कनेक्टेड थी, लीडिंग टू एन ओवरलोड, जिससे ओवरलोडिंग होगी। अमन सॉरी अमन है, मैं एमैन पढ़ रहा था इसको। अमन आल्सो ऑब्जर्व, अमन ने ये भी ऑब्जर्व किया कि वायरिंग सिस्टम वाज ए पैरेलल कनेक्शन, कि जो वायरिंग सिस्टम था उसके घर का वो पैरेलल में कनेक्टेड था सारा का सारा, विच हेल्प आइसोलेट द प्रॉब्लम टू वन रूम, जिससे क्या हो एक ही रूम में प्रॉब्लम बाकी रूम सेफ रह गए। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, व्हाई आर हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल, पैरेलल में क्यों रखे जाते हैं। फिर बेटा व्हाई इज फ्यूज इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूज की जरूरत क्या है, और ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। तो बेटा इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा गया बेटा कि आपका जो
हाउस होल्ड सर्किट है, घर का सर्किट है, उसे पैरेलल में क्यों रखा जाता है? तो उसके कुछ रीजन है बेटा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पार्ट 1। तो पहले पूछा गया बेटा कि पैरेलल वायरिंग क्यों की जाती है घर की। इसका रीजन क्या है बेटा? हर एक अप्लायंस जो है आपका, ईच अप्लायंस उसे पूरी वोल्टेज मिल पाए, रिसीव्स फुल वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है बेटा इसका, यहां लिख देता हूं कि ये अप्लायंसेस है आपके, अप्लायंसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इंडिपेंडेंटली चल सके, ऐसा नहीं कि एक बंद किया तो दूसरा बंद हो जाए, ठीक है। तीसरा बेटा क्या होगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, पैरेलल से आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी कम हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस ये रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एफिशिएंट करो जो है आप, सॉरी एफिशिएंट करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर बेटा एक और लिख सकते हो, हर कोई अप्लायंस जो है उसका अपना ही स्विच हो जाएगा कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 ही काफी हैं। आगे बोला गया बेटा फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है सर्किट में, ये आ गया आपका पार्ट 2। क्यों है बेटा? क्योंकि फ्यूज जो है, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट कर जाती है जब कभी क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी या फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपके जो घर है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। जब कभी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट होने की वजह से वो मेल्ट हो जाती है। इससे क्या होगा, आपका हाउस होल्ड जो है वो सेफ रहेगा, इसलिए फ्यूज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा पार्ट 3 पे, ओवरलोडिंग क्या है और शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। तो देखो बेटा ओवरलोडिंग क्या है, जब आप बड़े सारे अप्लायंसेस जो है वो एक ही सर्किट के साथ जोड़ देते हो तो उससे क्या होता है, बड़ा ज्यादा करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है बेटा, ओवरहीटिंग होता है और इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो यहाँ देखो बेटा ओवरलोडिंग में क्या लिखना है अपने, मेन बता देता हूँ। ओवरलोडिंग में क्या लिखना है, जब क्या होगा आपका टू मैनी अप्लायंसेस, बड़े सारे अप्लायंसेस जो है आपके, अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सर्किट। जब एक सर्किट के साथ आप बड़े सारे अप्लायंसेस जोड़ दोगे, जिससे क्या होगा, कॉजिंग एक्सेसिव, बड़ा सारा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव करंट टू फ्लो, ठीक है। और जिससे क्या होगा, विच लेड्स टू ओवर हीटिंग, ठीक है, जिससे क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट था बेटा शॉर्ट सर्किटिंग, कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। इसका मैं सिंपल भाषा में बताऊं बेटा, आपकी जो लाइव वायर है, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। जब ये दोनों क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो बड़ा ज्यादा करंट जो है वो न्यूट्रल वायर में फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, जब लो रेजिस्टेंस की आपकी कनेक्शन जो है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में बन जाएगा, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाए कभी, तो उससे क्या होगा, बड़ा ज्यादा करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका डैमेज होगा और फायर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। एक हीटर है 1000 वाट का, फैन है 100 वाट का, एक बल्ब है 40 वाट का, आर यूज्ड टुगेदर फॉर 2 आवर्स। इन सबको इस्तेमाल किया गया 2 घंटे के लिए। व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो मुझे पूछा गया था। अब यहाँ देखो बेटा, और पार्ट में ये था मेरा पार्ट 4। तो यहाँ देखो बेटा, टोटल पावर निकालेंगे पहले, टोटल पावर, एक तो मेरे पास 1000 वाट है प्लस 100 है प्लस 40 है, इन सबको अगर ऐड करूंगा तो बनेगा 1140 वाट। अगर किलो वाट में चेंज करूं तो 1.14 किलो वाट। तो ये आ गई मेरे पास टोटल पावर। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटा, तो एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, किसके बराबर होता है फॉर्मूला, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर है बेटा 1.14, टाइम था 2 घंटे के लिए, तो बन गया 2.28 किलोवाट पर आवर। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, उसमें क्या पूछा गया, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट डिफाइंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए लाइट का, जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो ये सीधा सीधा बेटा आपको स्नेल्स लॉ के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है, और उसको कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। पार्ट बी में बोला गया कि उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है बेटा उसकी वो बतानी है। तो 39 का देखो बेटा, पार्ट 1 में आपको स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या होता है बेटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों पार्ट इसमें हो गए और भी। नेक्स्ट बोला गया बेटा एक्सप्रेशन लिखिए, रिलेट करना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम ए एंड बी। कांस्टेंट का नाम भी बताइए जब मीडियम बी जो होगा वो वैक्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, आपको रिलेट करना है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, अब आ गया पार्ट 3। तो यहाँ देखो बेटा, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसका पूछा गया उसने, मीडियम ए का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ठीक है। किसके बराबर होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, यहां लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा वाला, बी वाला, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, बी बी डिवाइडेड बाय बी ऑफ ए। कोई मुश्किल काम नहीं था बेटा, सीधा सीधा स्नेल्स लॉ के बारे में पूरे का पूरा क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे, इसका पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट 2, इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द डिवाइस, डिवाइस का नाम बताइए, मतलब मिरर या लेंस जो इन केसेस में हम इस्तेमाल करेंगे। रे डायग्राम बताइए टू शो द इमेज फॉर्मेशन, में इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या बोला गया बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो डिवाइस और फोकस, मतलब मिरर या लेंस कोई भी है उसके बीच में और फोकस के बीच में, दोनों के बीच में रखा गया। एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट, और इमेज बनी आपकी एनलार्ज वो भी पीछे। तो बेटा अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो ये आपका कनकेव मिरर का 6th केस होगा जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसमें बेटा आपने क्या क्या लिखना था, डिवाइस का नाम, मतलब कौन सा ये मिरर था, ये कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर, ठीक है। और फिर उसकी रे डायग्राम आपने बनानी थी, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में रखा गया। इमेज जो होता है वो बिहाइंड द डिवाइस बनेगा, बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस। तो यहाँ देखो बेटा, इस केस में अगर आपको मैं याद कराऊं तो ये कन्वेक्स मिरर के केस की बात कर रहा है। तो बी पार्ट किसका आएगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी कहीं भी और डिवाइस के बीच में, और इमेज जो है वो फॉर्म्ड बिहाइंड द डिवाइस, डिवाइस के बैक साइड बनती है, बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था बेटा, कन्वेक्स मिरर था। आसान सा काम था, कुछ मुश्किल नहीं था। और पार्ट में आपको आगे पूछे गए हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल थे, तो अब उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्या, ऑब्जेक्ट जो है जिसका साइज है 8 सेंटीमीटर का, जिसे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया कन्वेक्स लेंस के, रियल इमेज बना 28 सेंटीमीटर का फ्रॉम द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फिर मैग्निफिकेशन पूछा गया, फिर हाइट ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो और पार्ट में चलते हैं। पार्ट ए में ये न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना दे रखा है मुझे, 8 सेंटीमीटर का, क्लियर है। उसके बाद में बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना है, -40 सेंटीमीटर, और v जो है आपका वो कितना है, 28। तो v इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कौन सा था बेटा, यहाँ पे दिया होगा रियल इमेज है फ्रॉम द लेंस देन फाइंड द फोकल लेंथ, ये कन्वेक्स लेंस था। तो अगर आपको कन्वेक्स लेंस के केसेस याद है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने साइन कन्वेंशन लगा दी, यू तो रहता ही नेगेटिव है। आगे देखो बेटा,
इसको अब सॉल्व करेंगे तो मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अगर मैं लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यूज डाल लेते हैं बेटा। तो 1/f इज इक्वल्स टू v की वैल्यू 28 है, u की -40, तो प्लस का 40 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका लेते हैं बेटा एलसीएम। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो वो आएगा मेरे पास 280। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, कितना बनेगा, 10 बनेगा। यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ जाएगा। तो 1/f बन गया बेटा मेरे पास 17/280। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, अगर f की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो f कितना बन गया, 280। f इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 17। तो अगर डिवाइड करेंगे तो f जो है उसका आंसर 16.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया, मैग्निफिकेशन जो है वो मुझे पूछी गई थी। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास पार्ट बी में मैग्निफिकेशन पूछी गई थी बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, v/u। तो v कितना है 28, ये आ गया बेटा 40 माइनस का, तो ये बन गई -0.7। और नेगेटिव साइन ये क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज जो है वो, जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव साइन का मतलब है। फिर क्या पूछा बेटा, हाइट ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज का हाइट कितना होगा और उसका नेचर कितना होगा वो मुझे पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर लगाएं पार्ट सी में, ठीक है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बराबर होती है। तो मुझे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी थी बेटा, इसको यहाँ भेज दूंगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बन गया -0.7 मल्टीप्लाई 8। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास बेटा, माइनस का हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -5.6 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो निकल गया। अब देखो बेटा, इमेज का हाइट जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बना होगा, है ना। तो नेगेटिव हाइट का मतलब आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो यहाँ देखो बेटा, नेगेटिव साइन जो है वो क्या बताता है बेटा, कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके अलावा बेटा इमेज का साइज जो है वो देखो बेटा 5.6 टाइम है। तो 5.6 है ना यहाँ पे, तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट था मेरा, ऑब्जेक्ट का हाइट जो था वो यहाँ देखो कितना दे रखा है मुझे, यहाँ दिया था 8 सेंटीमीटर का, है ना। तो यहाँ पे इमेज कितना है 5.6, तो इससे छोटा आया, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, डिमिनिश्ड बोल देंगे कि वो उससे छोटा है। ये भी हो गया। उसके अलावा बेटा यहाँ देखो, v जो है वो पॉजिटिव है, v जो है वो आपका पॉजिटिव आया था, तो इसका मतलब इमेज जो है वो रियल है। तो ऐसे ही बेटा मैग्निफिकेशन देख के पता चल जाता है, नेगेटिव साइन था, इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसके साथ हमारा जो फिजिक्स वाला सेक्शन था, सेक्शन सी यहीं पे खत्म हो गया बेटा। अब चलते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। तो चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है बेटा, व्हाई डज डायमंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं होता है, उसका रीजन क्या है बेटा। इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटी, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट पोलर। तो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इनमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। तो बेटा डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है आप थिन वायर बना सकते हो। तो गोल्ड जो है वो एक ऐसा मेटल जिसको आप जितना चाहो थिन कर सकते हो, तो इसलिए सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है वो गोल्ड है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन द रिएक्शन, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जिंक इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या जिंक रिड्यूस हुआ, बिल्कुल नहीं। जिंक इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन मिली है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे था बोथ जिंक एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज, ये भी नहीं था बेटा, बोथ जिंक एंड ये भी नहीं था, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा,
विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनमें से कौन सा, ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, किसे हम इस्तेमाल करेंगे? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्विकलाइम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो क्विकलाइम आएगा, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, और एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करेंगे जो आपका क्विकलाइम है, ठीक है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्बन कैन फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड मेनली बिकॉज, कार्बन जो है बड़े सारे कंपाउंड्स बना लेता है मिलियंस में, उसका रीजन क्या है बेटा? हैज लार्ज एटॉमिक साइज एंड लोअर एक्टिविटी, कैन फॉर्म लॉन्ग चेन एंड हैज वैलेंसी 4, कैन ओनली फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद मेटल, हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। तो बेटा ऑप्शन बी जो है वो ठीक ऑप्शन है, क्योंकि ये लॉन्ग लंबी लंबी चेन बनाता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम कार्बोनेट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज इट कन्वर्ट सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। तो ये ऑप्शन बेटा ठीक है। dissolve all salt present in water, replace water molecule with sodium ions, form soap with the salt present in the hard water। तो ये बेटा ऑप्शन ठीक है, इसका कन्वर्ट करेगा ये सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट को इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23, consider the following statement about olfactory indicator like onion and vanilla essence। olfactory indicator are used to distinguish between acid and basic solution। ये तो बिल्कुल ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में इनकी स्मेल खत्म हो जाती है बेटा, ये भी ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में दे रिटेन देयर ओरिजिनल स्मेल, ये भी ठीक है। दे चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास असर्शन रीजन दे रखा है बेटा। अब यहां देखिए, difference in molecular mass between two consecutive member of a homologous series always 14 unit। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, homologous series कोई भी ले लो, उसके जो consecutive members होते हैं उनके बीच में molecular mass का गैप है 14 UK होता है, और हर सक्सेसिव मेंबर जो होता है homologous series का वो किससे डिफर करता है, CH2 से। ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, असर्शन भी सही है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और फिर प्रोडक्ट जो एनोड कैथोड पे मिलता है उसे भी बताइएगा। 3 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में सॉरी पूछा गया था, और ड्यूरेशन 3 मिनट की है। अब यहाँ देखो बेटा एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है वो समझते हैं पहले। अब यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, जब आप किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हो उसमें से करंट पास करके उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो क्या मतलब बेटा, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस ऐसे लिखेंगे, ब्रेक डाउन करना एक सब्सटेंस का, ठीक है, बाय पासिंग उसमें से करंट पास करके, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आगे क्या पूछा गया बेटा, वाटर की जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है उसकी इक्वेशन लिख के बताइए। तो यहाँ देखिए बेटा ये आ गई इक्वेशन। अब इक्वेशन किसकी पूछी गई थी, वाटर की, तो H2O, ठीक है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो क्या मिलेगा मुझे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन 4 होगा, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। फिर पूछा गया बेटा एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, वो पूछा गया था। तो यहाँ देखो बेटा अगर बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे मिलेगी मुझे हाइड्रोजन गैस, और अगर बात करें एनोड की तो यहाँ पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस लिखिए वो भी उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है।
फिर उसके बाद पूछेगा व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों है बेटा कि मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ही आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा डिफरेंस लिखते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए। 26 पार्ट ए। यहाँ देखो बेटा डिफरेंस पूछा गया था आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स में। तो ये आगे मेरे पास आयनिक, ठीक है, और ये आगे कोवलेंट कंपाउंड। पहला डिफरेंस देखो बेटा, प्रॉपर्टी पे बेस पे लिखना था, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा, आयनिक के केस में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो है वो लो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दो डिफरेंस पूछे गए थे बेटा। ठीक है, तो दूसरा क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं इसकी, पानी में सॉल्युबिलिटी कैसी है। तो ये जो होते हैं जनरली सॉल्युबल होते हैं, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाते हैं। ठीक है, और ये जो कोवलेंट वाले होते हैं ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट क्या पूछा गया कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन सिर्फ मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में। अब इसका रीजन देखो बेटा क्या है, जो आयनिक कंपाउंड है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन या एक्वस स्टेट में। इसका रीजन क्या है कि आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, और जिससे क्या कर सकते हैं फिर करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में रहे तो आयन जो है वो फिक्स रहते हैं बेटा, फ्री नहीं रहते मूव करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। यही इसका रीजन था। तो इसका रीजन देखो बेटा क्या था, पार्ट बी में मोल्टन स्टेट में क्या रहता है बेटा कि आयंस जो होते हैं, जो रीजन क्या है इसका, वो फ्री हो जाते हैं, बिकम फ्री टू मूव। ठीक है, बिकम फ्री टू मूव, जिससे क्या होता है बेटा, अलोइंग देम टू कैरी इलेक्ट्रिक, जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया रीजन इसका भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोला गया, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच रिएक्शन। एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले पूछा गया बेटा केमिकल इक्वेशन लिखिए और फिर बताइए किस तरह की रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, फिर हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन। इसके और पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, एल्केन एल्कीन एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखिए, बड़ा आसान सा काम था। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज, और फिर क्यों एल्केन्स जो है इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। तीनों पार्ट आसान थे, कोई मुश्किल था बेटा। तो अब एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया था, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए में एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड। हीट का क्या एक्शन रहता है अमोनियम क्लोराइड पे। तो यहाँ देखो बेटा ये होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जब हम इसको हीट करते हैं बेटा तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, क्या बन जाता है अमोनियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, उसके बाद में बेटा ये जो रिएक्शन है ये होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, आप देख सकते हो एक सब्सटेंस जो है उसका ब्रेकडाउन हो गया अमोनियम क्लोराइड का, अमोनिया बन गया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है। पार्ट बी में क्या बोला गया था बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन लिखी। तो यहाँ देखो बेटा ये आ गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड OH2। अब यहाँ देखो बेटा ये दोनों कंबाइन हो गए और एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है मेरे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो बेटा, ये एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। ठीक है, इसी तरह से पहली वाली जो है इसमें सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड होता है
और ये मेरे पास अमोनिया जो है गैस है, तो बीच में लिक्विड नहीं बना, ये भी गैस होती है बेटा, लिक्विड नहीं बना सीधा गैस बन गया, इसको कहते हैं सब्लिमेशन भी कहते हैं। पार्ट 3 में बेटा जिप्सम को हीट करेंगे 373 पे, तो क्या होगा। तो यहाँ देखो बेटा, जिप्सम क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें पानी के, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और आधा मॉलिक्यूल रह जाएगा पानी का, और 1.5 मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट किया तो इसलिए क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसमें बेटा क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन भी हो रही है, तो डिहाइड्रेशन, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा, ये 3 मार्क्स में पूछा गया था, आसान सा काम था। अब इसके और पार्ट पे चलते हैं। जनरल फार्मूले पूछेगी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, ठीक है। ये तो बच्चे बच्चे को आता है बेटा। एल्केन्स का क्या होता है, एल्केन्स इनका क्या होता है बेटा, CnH2n+2। फिर आ गया एल्कीन्स, एल्कीन्स का क्या होता है, CnH2n। फिर आ गया एल्काइंस, एल्काइंस का क्या आएगा, CnH2n-2, ठीक है। तो तीनों के फॉर्मूले बेटा आ गया आपके सामने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। उसके बाद में बोला गया कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए एल्काइन सीरीज के पहले मेंबर का। एल्काइन सीरीज का जो पहला मेंबर है बेटा वो कौन है, इथाइन है, और इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो पार्ट बी में बेटा जो इथाइन होता है पहला मेंबर एल्काइन सीरीज का, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, ये कार्बन कार्बन आ गया, 2 कार्बन होते हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगी और 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे बेटा कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया, क्यों एल्केन्स जो है उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। उसका रीजन क्या है बेटा, इनके बीच में सिंगल सिंगल हाइड्रोकार्बन बॉन्ड जो है वो कितनी होती है बेटा, सिंगल होती है ना, इसलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि कंटेन्स इट कंटेन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के आर वाला पार्ट भी उन्हें सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चा, क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए डिस्कशन ऑन मेटलर्जी, एक टीचर ने पूछा बच्चे को कि कंपेयर करें मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, उनको कंपेयर करें। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव जैसे जिंक, आयरन, लेड है, और फिर लो रिएक्टिव जैसे मेटल गोल्ड और सिल्वर है। इनका जो एक्सट्रैक्शन का मेटल है उसे कंपेयर करें, फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर ने पूछा क्यों गोल्ड और सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम नहीं पाए जाते, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे बेटा इस पर बेस्ड, व्हाई कैन गोल्ड एंड सिल्वर बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेथड फ्रॉम देयर, गोल्ड और सिल्वर जो है फिजिकल मेथड से हमें क्यों मिल जाते हैं। फिर बोला गया बेटा मेटल्स को अरेंज करिए रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग के हिसाब से, सोडियम, जिंक, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और एक्सप्लेन करिए मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, राइट ए केमिकल इक्वेशन। इसके आर पार्ट में ये भी पूछा गया बेटा कि व्हाई इज इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जिंक के लिए क्यों नहीं किया जाता। अब एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट ए। यहाँ देखो गोल्ड और सिल्वर जो है वो फिजिकल मेथड से क्यों उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ देखो बेटा रीजन क्या है बेटा, कि जो आपका गोल्ड है और सिल्वर है, ठीक है, ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी का रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में होते हैं हमेशा, और इसीलिए एंड फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएंगे, अकेले ही मिलेंगे जब भी मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए एंड हेंस कैन बी सेपरेटेड, इसलिए हम इन्हें अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। पार्ट बी में चलते हैं, अरेंज करिए इन मेटल्स को
इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, सोडियम, जिंक, गोल्ड और एल्यूमिनियम, बस अरेंज करना है बेटा। तो इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिविटी है वो सोडियम रिएक्टिव है। उसके बाद में बेटा इनके हिसाब से आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आ गया बेटा जिंक, और फिर आ गया गोल्ड जो सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, पार्ट 3 में बेटा एक्सप्लेन करना था मेथड को जो जिंक के लिए, जिंक की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, और फिर इक्वेशन लिखनी थी बेटा। तो यहाँ देखो जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, रिडक्शन विद कार्बन, इसकी कार्बन के साथ रिडक्शन कर दी जाती है। ठीक है, और इक्वेशन पूछी थी, रिएक्शन पूछी गई थी कि रिएक्शन क्या होती है वो, और रिएक्शन भी लिखेंगे बेटा क्या होगी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक की यहाँ पे रिडक्शन की जाती है कार्बन के साथ। ठीक है, बराबर है। और पार्ट में चलेंगे बेटा, क्यों इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम के केस में लेकिन जिंक के केस में नहीं किया जाता। ये आ गया आर पार्ट जो डी में था। एल्यूमिनियम जो है उसे इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बेटा वो हाईली रिएक्टिव है, बड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, हम उसे रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस्ड बाय कार्बन, इसलिए उसे कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर देखें बेटा तो हमारे पास जो जिंक है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी कम है, और इसीलिए हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड एक्सट्रैक्टेड या कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है बेटा, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 28 भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, यहाँ पे कंबशन ऑफ इथेनॉल इन एयर, यहाँ पे आग लगाई गई है बेटा इथेनॉल को, और ये कोल्ड सरफेस है कोई, और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ऑब्वियसली बेटा कोल्ड सरफेस है तो क्या होगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, तो ड्रॉप्स खुद ही बन जाएंगी। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की कंबशन के लिए। फिर बोला गया प्रोडक्ट क्या बनेंगे और आप उनको कैसे टेस्ट करोगे, क्यों जो इथेनॉल है वो क्लीन ब्लू फ्लेम क्यों है। उसके बाद बेटा एक रीजन बताइए क्यों इथेनॉल को क्लीन फ्यूल माना जाता है। ठीक है, और पार्ट में फिर अलग से क्वेश्चन पूछा गया, तो आइए बेटा एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले बैलेंस केमिकल क्वेश्चन पूछेगी कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 29। तो जब बेटा इथेनॉल को हम जलाते हैं तो उसकी रिएक्शन क्या है वो देखिएगा, ये आ गया बेटा C2H5OH, ये आ गई इथेनॉल, जलाना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करना, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम वाटर। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, वाटर ही बनेगा, मैंने यहाँ पे सीधा 3 टाइम वाटर लिख दिया, ये आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 3, बैलेंसिंग होगी पूरी। अब यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया ए पार्ट, पार्ट बी में क्या पूछा गया, प्रोडक्ट क्या बनते हैं उनको कैसे आप टेस्ट करते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, CO2। इसका टेस्ट क्या है बेटा, ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, लाइम वाटर इनटू मिल्की। ठीक है, फिर आ गया बेटा हमारे पास H2O, पानी। ये क्या होगा बेटा, अब ऊपर जो है आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोल्ड सरफेस है, तो ये क्या करेगा, इसको कंडेंस कर देगा, है ना, कंडेंस कर देगा और क्या बनाएगा, ड्रॉपलेट्स। ये जो कूलर सरफेस है वहां पे कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉप बना गया। ठीक है, फिर बोला गया बेटा इथेनॉल जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलता है, उसका सीधा सीधा कारण क्या है बेटा, उसकी कंप्लीट कंबशन होती है ना, तो उसका रीजन क्या था बेटा, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, फिर आ गया डी पार्ट, जिसमें क्या बोला गया, एक रीजन बताइए क्यों इथेनॉल जो है वो क्लीन फ्यूल है। अब देखो बेटा इसका रीजन क्या है,
इथेनॉल जो है वो कम सूट प्रोड्यूस करता है और पोल्यूटेंट्स एज कंपेयर टू कोल, इसलिए कोल से उसको ज्यादा क्लीन माना गया। रीजन क्या है बेटा? जो इथेनॉल है इट रिलीज लेस सूट, है ना, वो ब्लैक ब्लैक जो डस्ट होती है उसको कहते हैं, एंड पोल्यूटेंट्स, और कम पोल्यूटेंट पैदा करेगा एज कंपेयर टू कोल, एज कंपेयर टू कोल। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आर पार्ट में। यहाँ पे बेटा फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया आपको कि रेन वाटर जो होता है यूजली थोड़ा सा एसिडिक रहता है, लेकिन कई बार वो हाईली एसिडिक बन जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से, जिससे क्या होता है क्रॉप्स और बिल्डिंग का डैमेज होता है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए बेटा, पीएच रेंज क्या होती है नॉर्मल रेन वाटर की, एंड व्हाई डज इट शो एसिडिक बिहेवियर, और ये हमेशा एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है। फिर नेम टू गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन, एसिडिक रेन के लिए दो गैसेस जो रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम दीजिए, और फिर केमिकल रिएक्शन लिखिए कैसे होता है ये। सजेस्ट करिए दो वे मिनिमाइज करने के लिए एसिडिक रेन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अब बेटा इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया, पीएच रेंज क्या है नॉर्मल रेन वाटर। तो नॉर्मल जो रेन वाटर होता है ना बेटा, उसकी जो पीएच रेंज है वो 5.6 के आसपास रहती है। तो यहाँ देखो बेटा, ये आर पार्ट आ गया, उसमें फर्स्ट वाला जो है, जो पीएच रेंज पूछी गई थी हमें, पीएच रेंज वो 5.6 अराउंड, मतलब इतनी इसके आसपास आपकी रहती है। फिर बोला गया बेटा कि ये हमेशा एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, उसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और क्या बना लेगी, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्म था बेटा H2CO3, इस वजह से एसिडिक होती है। आगे चलते हैं बेटा पार्ट बी में। क्या पूछा गया था, दो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए ना, दो बड़ी फेमस गैसेज है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, एक है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दो गैसेज रिस्पॉन्सिबल आपकी एसिडिक रेन के लिए। केमिकल रिएक्शन बताइए जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आ गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इसे मैं बैलेंस करूं अगर, तो ये सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए बेटा, दो और दो मिलकर चार हो गए हैं। तो ये बनेगा यहाँ पे दो दो चार, पहले रिएक्शन देख लेता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये SO नहीं है, SO3 है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं बेटा, यहाँ पे तीन हो गए ना ये, तो यहाँ पे दो और दो चार थे, बैलेंस में होता, ये बन गए चार, दो छह बन गए, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो सल्फर हो गए, हाँ ठीक है बराबर है। अब ये जो आपके पास बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें जब पानी मिलेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा H2SO4। ठीक है, अब चलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा बेटा नाइट्रिक डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे टू लगा लेते हैं। अब ये आ गया बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, और ये बैलेंस हो गया। तो ये पूछा गया था बेटा कि रिएक्शन बताइए जिसमें एसिड बनता है। फिर दो मेथड पूछे गए थे एसिडिक रेन को कम करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे पहला मेथड क्या है, एक तो आप क्या करो सीएनजी इस्तेमाल करिए, जो आपका ये पेट्रोल होता है डीजल होता है इसको कम इस्तेमाल करिए। तो सीएनजी इस्तेमाल करिए बेटा, एक काम तो ये होगा। उसके अलावा सोलर एनर्जी इस्तेमाल करिए आप, जब विंड एनर्जी इस्तेमाल करिए इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके अलावा बेटा यूज कैटालिटिक कन्वर्टर, जिससे क्या होगा आपका NO2 का एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करने हैं व्हीकल्स में, जिससे क्या होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का जो आपका रिलीज है या एमिशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
इसके साथ ही हमारी जो केमिस्ट्री है वो वाली सेक्शन यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों क्या है, इनमें से कौन सा जो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस है एचआईवी को रोकने के लिए। हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये ठीक है बेटा। रिलाइंग ऑन फिजिकल अपीयरेंस टू जज हेल्थ, ये भी गलत है। अवॉइडिंग सेक्स ओनली ड्यूरिंग सस्पेक्टेड इलनेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चे। अगर एक प्लांट जो है वो पानी को बड़ी जल्दी लूज कर देता है एंड विल्ट इन सनलाइट, सनलाइट में विल्ट हो जाता है, कौन सा अडेप्टेशन जो है वो रिड्यूस करेगा इस लॉस को। तो ट्रांसपेरेंट लीव्स, ओपन स्टोमेटा नोन, थिक वैक्सी क्यूटिकल और फिर हाई ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर बेटा थिक वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, वैक्सी क्यूटिकल जो होते हैं वो लीव्स पे होते हैं प्लांट के, ये क्या करते हैं उसको हेल्प करते हैं पानी को लॉस करने में, कम करने में। हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय क्रिएटिंग ए बैरियर दैट प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सरफेस। ये क्या करते हैं बेटा, एक्सेसिव जो इवेपोरेशन होती है लीफ के सरफेस से उसे कम करने में मदद करते हैं, एक बैरियर सा बना लेते हैं लीफ के सरफेस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा था, कुछ पार्ट्स में उनको लेबलिंग करनी थी। तो पार्ट ए जो बेटा आपको यहाँ पे दे रखा है जिसपे लिखा हुआ है सेरेब्रम, जो बी लिखा गया बेटा वो है आपका कार्पस कैलोसम। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा पार्ट सी पे चलते हैं। सी है आपका सेरेबेलम, डी जो है वो है पॉन्स और ई जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखी है, एक सेक्शन दे रखा है लीव का, और यहाँ पे एक्स जो है वो उसको लेबल करना है, बताना है एक्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कुछ आपको ऑप्शन दे रखे थे। तो पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा था बच्चों वो था स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, गॉड सेल, पैलिसेड पैरेन्काइमा और फिर जाइलम। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो है पैलिसेड पैरेन्काइमा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा कि पैलिसेड पैरेन्काइमा होता ही क्या है। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं ना वो क्या करते हैं, मैक्सिमम सनलाइट यही एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए बेटा उसका ऑप्शन जो था वो था पैलिसेड पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक टीम जो है वो डिजाइन करी है एक वेरिएबल गैजेट दैट मिमिक्स ए नेचुरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग आई फ्रॉम सडन ब्राइट लाइट, विच बॉडी मैकेनिज्म शुड इंस्पायर द डिजाइन। तो कौन से बॉडी मैकेनिज्म से वो अपना जो डिजाइन है उसे इंस्पायर करेंगे। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल पहला जो दे रखा है बेटा, दूसरा ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, तीसरा इंक्रीज इन हार्ट रेट, चौथा सेलिवेशन अपॉन फूड स्मेल। ये दो तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बेटा आपका कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस। वो तो सबको पता है बेटा, पेरिस्टलिसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। तो 7 में देखिए यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दे रखा है, यहाँ पे ग्लूकोज इन्वॉल्व जो आउटपुट है वो भी दे रखी है। ठीक है, ये आगे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, ऑल सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओनली प्लांट डू रेस्पिरेशन, फिर था बेटा ओनली एनिमल लीज कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ प्रोसेसेस आर एसेंशियल, ओनली फोटोसिंथेसिस लीज एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा कुछ ऑप्शन थे, पहला और दूसरा, फिर बोला गया बी पार्ट में सेकंड और फोर्थ और सेकंड, सी में था बेटा थर्ड ओनली, और डी में था नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओनली प्लांट डू रेस्पिरेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, एनिमल्स में भी तो होती है। ओनली एनिमल लीज ऐसा नहीं है, प्लांट भी लीज करते हैं, दोनों प्रोसेस जरूरी हैं। ओनली फोटोसिंथेसिस लीज एनर्जी ऐसा नहीं है बेटा। तो ये ऑप्शन थर्ड वाले मुझे ठीक लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। फिर चलते हैं असर्शन रीजन पे। ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हेल्प करती है ट्रांसपिरेशन। फिर वाटर जो है वो एंटर करता है रूट हेयर सेल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो इसका आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन देखिए क्या है बेटा, सेरेबेलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंटरी एक्शन के लिए एंड इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस, ये ठीक है। सेरेबेलम जो है वो मेंटेन पोस्चर, ये भी ठीक है। तो ये भी दोनों ठीक है बेटा अपने अपने भी। यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। ठीक है, तो इसका आएगा बेटा ऑप्शन
बी आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, सिलाइवा का रोल क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेशन। सिलाइवा का क्या रोल है, और उसके बाद में पूछा गया बेटा आपको स्टोमक का क्या रोल है, तो इसे बेटा एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखो बच्चों सिलाइवा का क्या रोल है, तो एक तो बेटा ये क्या करता है, एज ए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है और पैसेज में काम करता है फूड का, है ना, ताकि आपके माउथ से और एसोफेगस से वो निकल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है पार्ट ए में, जहाँ पूछा गया कि सलाइवा का फंक्शन क्या है, तो मेन बता देता हूँ बेटा। एक तो ये ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा, ल्यूब्रिकेंट, और हेल्प करेगा इन पैसेज ऑफ फूड, इन पैसेज ऑफ फूड थ्रू माउथ एंड ऑसोफेगस। ठीक है। दूसरा काम जो सलाइवा का है बेटा, वो क्या है आपका, जो मेन काम है, इसमें एंजाइम है, एंजाइम होता है जिसका नाम है सिलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा हमारे कंप्लेक्स स्टार्च को। ये क्या करेगा बेटा, हमारे स्टार्च को ब्रेक करेगा सिंपल शुगर में। ब्रेक डाउन किसकी करेगा, स्टार्च की शुगर में, है ना। तो इधर लिख लेते हैं सिंपल शुगर में। ये दो मेन फंक्शन आपके सलाइवा के। ठीक है, आगे बेटा बी में था स्टोमक, ये आ गया दूसरा पार्ट, स्टोमक का काम क्या। तो ये क्या करता है स्टोमक में, मुझे पता है बेटा गैस्ट्रिक, यहाँ देखो स्टोमक में क्या होता है हमारा, गैस्ट्रिक एसिड HCl रिलीज करता है। ठीक है, जो क्या करता है आपके मीडियम को एसिडिक बनाता है। उसके अलावा पेप्सिन, ये क्या करेगा, यहाँ लिख देते हैं पेप्सिन, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन आ गया, HCl आ गया, म्यूकस आएगा, जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक है जी, ये भी होगा। उसके अलावा बेटा चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसको थोड़ा पेस्ट की फॉर्म में लाना। ठीक है, तो ये सारे काम जो आपके स्टोमक के रहते हैं, मेन आपको बता दिए। नेक्स्ट पूछा गया बेटा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, तो फिर उनकी एग्जांपल दीजिए। वॉलंटरी वो है जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, जैसे हमने डांस करना है, राइटिंग करनी है। इनवॉलंटरी वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन है। आसान सा क्वेश्चन था ये। और पार्ट में बोला गया बेटा लेबल डायग्राम बनाइए, बाइनरी फ्यूजन लेशमीनिया। फिर आपको क्या करना था, वहां पे लेबलिंग करनी थी न्यूक्लियस की, फ्लैजिलम एंड डायरेक्शन ऑफ डिवीजन, ये सारा वहां पे लेबल भी करना था। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको आती होगी बेटा बनाना, आपकी बुक में भी है, आराम से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट बेटा ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ब्रायोफाइलम, राइजोपस एंड हाइड्रा। आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ऑफ द फॉलोइंग। ब्रायोफाइलम, राइजोपस और ये आ गया आपका हाइड्रा, इन तीनों में जो रिप्रोडक्टिव है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्ट्रक्चर है, वो मुझे पता। तो बच्चों जो ब्रायोफाइलम है, इसमें जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है वो होता है लीफ बर्ड। राइजोपस जो होता है उसमें होते हैं बेटा स्पोर्स, और तीसरा आपका हाइड्रा जो है उसमें क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। एक हो गया बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। फिर बोला गया बच्चों मैच ईच फिगर विद इट्स करेक्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिगर ए को करिए, बी को करिए और सी को करिए। ठीक है, तो फिगर ए को अगर मैं मैच करूं बेटा, तो उसमें होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिगर बी में होती है स्पोर फॉर्मेशन, और थर्ड में क्या होती थी, बर्डिंग होती है। ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रखे हैं। आउट ऑफ द थ्री which organism reproductive structure help in widest dispersal, give a reason for your choice। तो इसमें स्पोर जो होते हैं बेटा बड़े छोटे छोटे होते हैं और लाइट वेट के होते हैं। ठीक है, जो डिस्पर्सल में आते हैं। enabling them to be easily carried by air current over long distance facilitating। तो ठीक है बेटा, इसमें बोला इन तीनों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है हेल्प्स इन द वाइडेस्ट डिस्पर्सल, जो ज्यादा दूर तक जाता है, तो वो बेटा स्पोर फॉर्मेशन में ही होता है।
जो हल्के फुल्के होते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं दूर दूर तक, फिर वहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 14 पे। एक बच्चा जो है डिजाइन करना चाहता है एक्सपेरिमेंट, वांट्स टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व हाइड्रोट्रोपिज्म। उसने क्या रखा, एक जर्मिनेटिंग सीड रखा मॉइस्ट कॉटन पे, एक साइड जो थी बड़ी ड्राई थी और दूसरी साइड जो थी वो क्या थी उसकी, डैम्पेंड थी विद वेट कॉटन। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा क्वेश्चन पूछेगी, प्रेडिक्ट हाउ द रूट विल ग्रो एंड जस्टिफाई द डायरेक्शन। सजेस्ट करिए एक मॉडिफिकेशन टू एनहांस क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फिर बोला गया बेटा नेम द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द रूट वेंडिंग। तो पहला पूछा गया प्रिडिक्ट करिए कैसे जो रूट है वो ग्रो करेगा और डायरेक्शन को जस्टिफाई करिए। अब देखो बेटा यहाँ पे जो रूट है जर्मिनेटिंग सीड की वो ग्रो करेगी टूवर्ड वेट साइड, वो कॉटन की जो वेट साइड है उस तरफ ग्रो करेगी, क्योंकि रूट जो है वो उसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म है उस वजह से वो जिस तरफ वेट साइड है कॉटन की उस तरफ ग्रो करेगी। दूसरा बोला गया एक मॉडिफिकेशन बताइए जिससे क्लैरिटी जो थी वो बढ़ सके। उसमें क्या करना बेटा, आपने कॉटन के अलावा आप एक कंटेनर इस्तेमाल कर लीजिए क्लियर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसमें आपको ये सारा दिख सके। थर्ड में पूछा गया बेटा कौन सा हार्मोन इसके रिस्पॉन्सिबल और वो होता है ऑक्सिन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रूट के लिए जो है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा बेटा आपका ऑक्सिन होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बॉटनी टीचर है उसने एक्सपेरिमेंट किया विद पॉटेड प्लांट। पार्ट ए ऑफ लीफ वाज इंक्लोज्ड इन जार कंटेनिंग सोडा लाइन। पार्ट ए जो था लीफ ऑफ द, क्या गया, हाँ पार्ट ए जो था लीफ का उसे कहाँ रखा गया, जार में जिसमें सोडा लाइन। पार्ट बी जो था लीफ का उसे ओपन में छोड़ा गया। बोथ वर एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट फॉर सेवरल आवर, फिर दोनों को हवा धूप में रखा गया। आफ्टरवर्ड उसके बाद में टीचर अप्लाइड द आयोडीन टेस्ट टू बोथ लीव्स। पार्ट बी जो था वो ब्लू ब्लैक हो गया, पार्ट ए जो था वो नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वेरिएबल वाज रिमूव्ड बाय सोडा लाइम इन पार्ट ए, which gas required during photosynthesis is absorbed by soda lime, and what conclusion can be drawn about this gas role in photosynthesis। तो सबसे पहले बेटा कौन सा वेरिएबल जो था रिमूव किया गया सोडा लाइम का इन पार्ट ए। देखो बेटा सोडा लाइम जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेल नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इसने क्या किया बेटा, सोडा लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया। विच गैस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्ड बाय सोडा लाइम, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे अबाउट दिस गैस रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा यहाँ से ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बड़ा जरूरी है। ठीक है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आगे देखिए बेटा आर पार्ट में क्या बोला गया, व्हाई डिड पार्ट ए फेल टू टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर आयोडीन टेस्ट। देखो आयोडीन क्या करता है बेटा, आपका स्टार्च जो होता है ना, जिसमें स्टार्च होता है उसमें आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। पार्ट ए में जो था वो स्टार्च बना ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर का वो नहीं हुआ, इसलिए वहां पे ऐसा नहीं हुआ, फेल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में वर्ल्ड मैप शोज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका विद CFC emitting countries highlighted. The polar region shows UV rays penetrating through the hole. ये आ गया बेटा ओजोन होल। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज द काज ऑफ द थिनिंग ओजोन लेयर इन दिस इमेज। तो ओजोन लेयर की थिनिंग का कारण क्या है बेटा, उसका कारण क्या है, सीधा सीधा ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, जिसमें आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइडेंटिफाई टू ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। दो इंसान की एक्टिविटी बताइए जिसकी वजह से हो रहा है बेटा। सबसे पहले तो आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, और दूसरा बेटा आपके एरोजोल्स जो हो गए, एरोजोल स्प्रे जैसे हेयर स्प्रे और डिओड्रेंट्स हो गए। ठीक है, आगे बोला गया व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन सस्टेनिंग लाइफ। लाइफ सस्टेन करने में इसका क्या रोल है। तो ये क्या करता है बेटा, यूवी रेडिएशन जो होता है उनको अर्थ में आने से रोक देता है। उससे हमें क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर नहीं होता है, नहीं तो प्लांट जो है वो ही मर जाएंगे। सजेस्ट टू वे टू रिड्यूस ओजोन लेयर डिप्लीशन। दो रास्ते बताइए इसको कम करने के। तो यही है बेटा कि जो ओजोन डिप्लीजिंग सबस्टेंस है ODS उनको कम कर दीजिए, जैसे CFC एंड HCFC। प्रेडिक्ट करिए दो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन यू इफ यूवी एक्सपोज इंक्रीज। तो आंखें खराब हो जाएंगी और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, और मैं पूछा कि बेटा पैराग्राफ को पढ़िए और कुछ क्वेश्चन बताइए। ड्यूरिंग ए स्कूल क्लीनलीनेस ड्राइव
Student collected 2 type of waste material from a nearby park: vegetable peel, paper bits and fallen leaf on one side, and plastic bottle, polythene bag and broken glass on the other. Their teacher explained the importance of waste segregation and its impact on the environment. Their teacher अच्छा ये हो गया. Define biodegradable and non-biodegradable substances. Classify करिए material collected by the student to biodegradable and non-biodegradable substances. Why are non-biodegradable substances considered harmful for the environment? Suggest करिए दो तरीके मैनेज करने के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम्युनिटी लेवल पे, और फिर व्हाट विल हैपन इफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डम्प्ड टुगेदर इन ओपन लैंडफिल. तो आइए बेटा अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर. तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या पूछा गया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं. देखो बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है, जिनकी डीकंपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे. अगर आप उनको फेंक दोगे ना, है ना, जैसे कोई सब्जी है उसको आप फेंक दो, रोटी को फेंक दो तो वो खत्म हो जाती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है बेटा जो खत्म नहीं होंगे, जो डिकम्पोज नहीं होते. क्लासिफाई करिए जो इन्होंने बच्चों ने मटेरियल कलेक्ट किया था, इसमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा था और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है. तो यहाँ देखो बेटा वेजिटेबल पील्स थे, पेपर बीट और फॉलन लीव्स, जो नेचुरल चीजें वो सारी सारी बायोडिग्रेडेबल थी. नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा था आपका, प्लास्टिक की बोतल थी, पॉलीथीन था, ब्रोकन ग्लास था. ऐसा क्यों माना जाता है बेटा, या फिर ऐसा क्यों है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए. देखो बेटा ये डिकम्पोज ही नहीं होते. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है ना, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, ये एक तो पोल्यूट करेंगे हमारे सॉइल को, वाटर को, एयर के, उसके अलावा ये खत्म ही नहीं होते, इनको बड़ा टाइम लग जाता है खत्म होने में. ठीक है, आगे देखिए बेटा दो रास्ते बताइए मैनेज करने के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एट कम्युनिटी लेवल. तो बेटा दो रास्ते यही हैं, एक तो इनका यूज सबसे कम कर दीजिए, कम से कम, और दूसरा रीयूज करिए इनको. ठीक है, आगे देखिए बेटा लास्ट पार्ट क्या था, व्हाट विल हैपन इफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डम्प्ड. अगर इन दोनों को इकट्ठा फेंक दे तो क्या होगा, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है बेटा वो आपका क्या करेगा, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ना उसकी डीकंपोजिशन को भी इफेक्ट करेगा. ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होगा वो कंटेमिनेट कर देगा, गंदा कर देगा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जिससे रिसाइकलिंग और मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, तो इसके साथ बेटा आपका ये सैंपल पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है. बड़ी मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में. अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें. बेस्ट ऑफ